सचेत होना होगा। कोरोना के उन तमाम नियमों को फिर से अपनाना होगा जो हम भूल चुके हैं या कहें कि भूलते जा रहे हैं। खुद पर वो सख्तियां लागू करनी होंगी जिससे हम या हमारे अपने परेशानी में ना आ जाएं। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया में ओमिक्रॉन के मामलों का हाल और फिर हम आपको समझाएंगे दिल्ली और केंद्र सरकार के इंतजाम। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि सरकार सिर्फ इंतजाम ही कर सकती है, तैयारी आपकी और हमारी होनी चाहिए क्योंकि काम वही आएगी। संकट ओमिक्रॉन को लेकर है, लेकिन इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली में 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर की आशंका देखते हुए ये आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है, लेकिन डॉक्टर मान रहे हैं कि केस बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है। कितने केसेस आ गए, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वह जो है कितनी सीवियरिटी कर रहा है, कितनी डेथ कर रहा है, उसकी अगर ये ज्यादा होने लगता है तब हमें घबराने की जरूरत है। केसेस जो है बढ़ सकते हैं, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है ओमिक्रॉन, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है ओमिक्रॉन की। तो ये जो है अभी जो है इसको हमें वॉच करने की जरूरत है और तभी जो है कॉन्फिडेंस से हम कुछ कह सकते हैं। गुड न्यूज यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग का दायरा बढ़ा दिया है। कल 100 के पार कर गए, 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। दिल्ली में अभी तक ओमिक्रॉन के 26 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से आधे मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी मरीज में कोई भी गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर जो मरीज हमारे पास आए वो स्वस्थ थे, कोई मेजर सिम्टम्स नहीं था, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं था, बहुत हल्के मामूली लक्षण थे जैसे कि गला खराब होना, हल्का सिर में दर्द, बदन में दर्द और कमजोरी होना। एक पेशेंट को लूज मोशन भी थे, पर सारे के सारे पेशेंट जो हमने डिस्चार्ज करे वो बिल्कुल स्वस्थ होके गए। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई उनको आईसीयू की आवश्यकता नहीं हुई, ना किसी को ऑक्सीजन हमें देना पड़ा, ना किसी को रेमडेसिविर देना पड़ा, ना किसी को स्टीरॉयड देना पड़ा। यानी कि बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के पेशेंट 7 से 8 दिन में आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गए और उनका जो वायरस है वो भी क्लियर हो गया। जानकार मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन घातक नहीं है, लेकिन नया वेरिएंट अगर बड़ी तादाद में संक्रमित करता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। WHO के वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां भी ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गया, वहां इसके मामले 1.5 से 3 दिन में 2 गुने हो रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के केस एक दिन में 3 गुने बढ़ गए और दावा है कि भारत में भी संक्रमण बढ़ा तो इस हिसाब से रोजाना 14 लाख केस सामने आ सकते हैं। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों की नजर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर है। मैंने कहा कि सब स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे कि ये वेंटिलेटर में मिला है, ये वेंटिलेटर इंस्टॉल हो गया है, ये वेंटिलेटर अच्छी तरह से चल रहा है, ऐसा प्रमाण पत्र दे दो। जैसे किसी को बिना कारण से पॉलिटिक्स करने का भी अवसर हम नहीं देना चाहते हैं। आज 48,000 वेंटिलेटर का रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। दिल्ली के अस्पतालों में भी पुख्ता तैयारी है, लेकिन सरकार मान रही है कि अगर संक्रमण बढ़ा भी तो ज्यादातर मरीजों को अस्पताल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सरकार होम आइसोलेशन प्रोग्राम को मजबूत करने जा रही है। एक्सपर्ट से भी आज हमने डिटेल में चर्चा की कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। होम आइसोलेशन के प्रोग्राम को, क्योंकि मोस्टली केसेस जो हैं वो घर के अंदर ही ट्रीट होंगे, तो 23 तारीख को मैं दोबारा एक होम आइसोलेशन के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर उसको पूरा रिव्यू करने के लिए मैं एक मीटिंग रखूँगा। हालांकि इलाज से पहले बचाव की जरूरत है।
ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने की जरूरत है। इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है। तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और यही वो तैयारी है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि सरकार इंतजाम कर सकती, तैयारी हमें करनी होगी। यानी कोई भी संकट आए उससे पहले हम और आप बचाव की तरफ जाए। ओमिक्रॉन को लेकर सैकड़ों आशंकाओं के बीच अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आने वाले दिनों को लेकर भारत का डर कितना जायज है। क्या हमें कोरोना संक्रमण की वजह से तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ेगा, वो भी तब जब दूसरी लहर की वजह से दिखा तबाही का मंजर दिल्ली में रहने वाले लोगों के जहन में अब तक नहीं हटा है। दिल्ली उन राज्यों में शामिल रही है जहां पर अप्रैल और मई में तबाही का मंजर देखने के लिए लोग मजबूर हो गए थे। इस तरह के हालात बन गए थे। लोग ऑक्सीजन की कमी, वक्त पर इलाज के लिए जूझ रहे थे। सैकड़ों दिल्ली वासी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि दूसरी लहर में मदद नहीं कर पाने की वजह से अपने भी बेगाने लगने लगे। जिन्होंने कोरोना की जंग जीती वो अब भी खांसी या फिर सांस फूलने, कमजोरी और मानसिक तनाव की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। अब वैसे ही हालात दोबारा खड़े होने की भविष्यवाणियां शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है कि फरवरी महीने में तीसरी लहर पीक पर आएगी, जनवरी से तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी। ऐसी डराने वाली भविष्यवाणियों के बीच अगले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के पिछले 24 घंटे में 2 नए केस ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं। देखते ही देखते एक हफ्ते में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 24 हो गई है, जिनमें 12 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी ये भी सामने आई है कि करीब 6 महीने बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि सिर्फ रविवार को दिल्ली में कोरोना के 107 नए मामले दर्ज किए गए हैं। छोटे से दिखने वाले ये आंकड़े अपने आप में डरा भी रहे हैं और हमें अलर्ट रहने को कह भी रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में पहली बार दिल्ली में एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 19 दिसंबर से पिछले 25 जून को दिल्ली में 115 केस दर्ज किए गए थे, जो कि एक दिन के लिहाज से सबसे ज़्यादा थे। रविवार का ही वो दिन था जब दिल्ली में सबसे ज़्यादा TPR यानी कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.17% दर्ज की गई है। पॉजिटिविटी रेट को हम आम बोलचाल की भाषा में संक्रमण दर भी कह सकते हैं, जो दिल्ली में नए केस के आंकड़े की ही तरह 6 महीने में सबसे ज़्यादा रही है। यहाँ TPR शब्द सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिरकार ये मैंने क्या बोल दिया। दरअसल कोरोना संक्रमण के मामले में TPR ही वो पैमाना है जिसके जरिए इस महामारी के खतरे को आंका जाता है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से ही पता चलता है कि कोरोना किस खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। TPR को हमेशा परसेंटेज में दिखाया जाता है। TPR जानने का एक खास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में पॉजिटिविटी टेस्ट के नंबर को कुल टेस्ट की संख्या से डिवाइड किया जाता है और जो आंकड़ा आता है उसे 100 से गुना कर दिया जाता है और इसका वो जो रिजल्ट मिलता है वो TPR बताता है। अगर किसी इलाके में टेस्ट पॉजिटिविटी 5% से कम है तो इसे कोरोना संक्रमण के लिहाज से अच्छा माना जाता है। संक्रमण के इस दर को नियंत्रण में बताया जाता है। जैसे जैसे TPR का परसेंटेज बढ़ता जाता है, कोरोना का संक्रमण उतना ही ज़्यादा खतरनाक और भयावह होता जाता है। दिल्ली में एक बार फिर से टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, जो खतरे की बात है। संक्रमित मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। लेकिन कोरोना के नए मामलों में और बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए हमें मास्क पहनना होगा, वैक्सीन की सुरक्षा लेनी होगी यानी कि दोनों डोज, वायरस से बचने के लिए सेल्फ लॉकडाउन का पालन हमें करना ही होगा। दिल्ली में सिर्फ एक दिन में कोरोना के 107 नए मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार भी उसी खतरे को भांप चुकी है और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का फैसला किया। जबकि ये बात अब तक साफ हो चुकी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में समय लगता है और खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है और यही वजह थी कि दिल्ली समेत पूरे देश में अब तक सिर्फ विदेश या हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों की ही जीनोम सीक्वेंसिंग होती थी।
लेकिन रविवार यानी कि सिर्फ एक दिन में 100 केस आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर दिल्ली सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच दिल्ली की सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अपनी नीति में बदलाव कर दिया है और दिल्ली में अब हर एक्टिव मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, क्यों दिल्ली सरकार हर सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने पर जोर लगा रही है। दरअसल कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट जैसे कि ओमिक्रॉन की भी पहचान करने और उसे रोकने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीक की ही जरूरत पड़ती है, जो 4 चरणों में होती है। इसके लिए सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव सैंपल से आरएनए अलग किया जाता है, फिर आरएनए सैंपल की लाइब्रेरी तैयार की जाती है, हर सैंपल को आईडी दिया जाता है और सभी को एक साथ मिला दिया जाता है। फिर आरएनए सैंपल की लाइब्रेरी को कार्ट्रिज पर रखकर सीक्वेंसिंग मशीन में डाला जाता है। एक कार्ट्रिज में अधिकतम 384 सैंपल्स रखे जाते हैं। मशीन इनमें से हर सैंपल को पढ़ती है और सीक्वेंस करती है। आखिर में सैंपल के डेटा की एनालिसिस यानी कि उसका विश्लेषण किया जाता है। ये पता लगाया जाता है कि जो वायरस मिला है उसका सीक्वेंस क्या है, क्या उसका कोई नया रूप या फिर म्यूटेशन तो नहीं है। इस प्रक्रिया में 3 दिन का वक्त लग जाता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़े आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे, मसलन कि इसमें वक्त कितना लगता है। हालांकि हमने आपको बताया कि 3 दिन का वक्त लगता है, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम दिल्ली के ILBS लैब पहुंची, जहां हमने देखा कि पहले वायरस का आरएनए सैंपल लिया जाता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी उसे डीएनए में बदला जाता है। इसके बाद डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। अगले स्टेप में सैंपल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की जांच होती है और आखिर में कई केमिकल्स मिलाकर उसे एक मशीन में डाला जाता है, जहां सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग से जुटाए डेटा को राज्य और केंद्र सरकार को भेजा जाता है। वैज्ञानिक डेटा को दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी से भी शेयर करते हैं, ताकि कोई ऐसी बात जो उन्हें पता नहीं चल पाई हो लेकिन किसी और वैज्ञानिक को दिख रही हो तो वो तुरंत उन्हें सूचित करते हैं, जिसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की भूमिका किसी वायरस पर नजर रखने और रोकथाम में बहुत अहम हो जाती है। इस मशीन की पर्टिकुलरली हम बात करें तो क्या होता है यहाँ पर? क्वांटिटी सही हो गई, क्वालिटी सही हो गई, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद सबसे पहले जो इसमें सीक्वेंसिंग होती है वो होती है एक चिप में, ये इसे बोलते हैं फ्लो सेल। इस फ्लो सेल के अंदर जो सीक्वेंसिंग होती है वो इस फ्लो सेल के अंदर होती है। फ्लो सेल इसमें छोटे छोटे प्रोब्स होते हैं जिस पे हमारा लाइब्रेरी आके बाइंड कर जाता है, चिपक जाता है, उसके बाद सीक्वेंसिंग स्टार्ट होती है। सो इसे रखने का प्लेस ये है, हम मशीन में इसे रखते हैं एंड उसके बाद हम इसमें, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे कई घंटे 12 से 24 घंटे की प्रोसेस होती है जो मशीन में चलती है प्रोसेस, तो इसको हमने लोड कर दिया यहाँ पर। हमने सिर्फ फ्लो सेल लोड किया, उसके बाद हमें इसमें बहुत सारे केमिकल लोड करने होते हैं और हमारी लाइब्रेरी लोड करनी होती है। केमिकल्स भी इसी मशीन में लोड होंगे? जी हाँ, इस केमिकल लोड करने के लिए एक चैम्बर दिया होता है मशीन में, हम उसके अंदर इसमें केमिकल लोड करते हैं एंड ये केमिकल लोडेड केमिकल है? हाँ जी, ये केमिकल इसमें लोड किया हुआ है हमने, इसमें केमिकल्स हैं भी। तो इसी तरह से केमिकल्स को इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है? जी हाँ, इसमें इंसर्ट करने के बाद इसका एक दूसरा पोर्शन होता है जहाँ हम हमारी लाइब्रेरी और दूसरे केमिकल्स लोड करते हैं। तो ये पहला चैनल हो गया, ये दूसरा चैनल हो गया, इसमें केमिकल इंसर्ट किया, अब दोबारा से केमिकल इंसर्ट करेंगे। बहुत सारे केमिकल हमें लोड करने होते हैं क्योंकि 12 से 24 घंटे रिएक्शन चलती है। तो एक ये वेल होता है जहाँ हम अपनी लाइब्रेरी को लोड करते हैं। लाइब्रेरी को लोड करते हैं यानी कि सैंपल्स जो है वो इस वेल में जाता है? जाते हैं। हमारे 384 सैंपल जो हमने पूल किए हैं उन्हें, उस पूल सैंपल्स को हम इसमें लोड करते हैं, इसमें डालते हैं और उसके बाद जैसे हम स्टार्ट करेंगे ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एक समय पे कितने सैंपल जा सकते हैं इस बार में? हम 384 सैंपल एक बार में सीक्वेंस कर सकते हैं इस मशीन पे। और ये लोड करने के बाद? ये लोड करने के बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं एंड सीक्वेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस मशीन में पर्टिकुलरली आपने तो मुझे प्रोसेस बताई कि केमिकल्स डाल के मशीन में यहाँ पर प्रोसेस शुरू होती है, लेकिन इसी प्रोसेस से पता चलता है कि इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं? इसमें सीक्वेंसिंग हुई है, हम उस सीक्वेंस जो हमें मिले हैं उन सीक्वेंस को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं हमारे रेफरेंस जीनोम के साथ कि वो जो हमें जो सीक्वेंस मिली है वो
उसमें कहाँ कहाँ वेरिएशन है उसके लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है, और रेफरेंस हम लेते हैं जो वुहान में जो हमें वेरिएशन जो मिला, जो जीनोम मिला था, उसे एज ए रेफरेंस लेके हम उसके साथ हमारे पूरे जीनोम